हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल विशटेक में आपका स्वागत करता हूं। ये एंगुलर 9 के CRUD ऑपरेशन ट्यूटोरियल सीरीज का पार्ट 10 है। हम पिछले कुछ पार्ट से एक डायनेमिक ड्रॉप डाउन क्रिएट कर रहे हैं। हमने पिछले पार्ट्स में सिंपली ड्रॉप डाउन के लिए एक टेबल क्रिएट किया था, एक फॉर्म क्रिएट किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्रिएट कैटेगरी के थ्रू हम सिंपली ड्रॉप डाउन की वैल्यू ड्रॉप डाउन टेबल में इंसर्ट कर रहे थे। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करता हूँ, सपोज कैटेगरी में मैंने कुछ टाइप किया, सेव किया, तो ये वैल्यू जाके हमारे कैटेगरी टेबल में इंसर्ट होगी, जो कि ड्रॉप डाउन को डिस्प्ले कराने के लिए यूज हो रही है। और सिंपली इस कैटेगरी टेबल में जितनी वैल्यू होंगी हम कहीं फॉर्म पे उस वैल्यू को यूज करके ड्रॉप डाउन बाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम इस पार्ट में ये सीखेंगे कि जैसे हमने कैटेगरी टेबल में कुछ वैल्यू इंसर्ट कर दी हैं, अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमें जितनी वैल्यू डेटाबेस टेबल में इंसर्ट है उन्हें सभी को नहीं डिस्प्ले कराना, हमें केवल स्पेसिफिक वैल्यू ही ड्रॉप डाउन के थ्रू डिस्प्ले कराना है। तो सिंपली हमने उसके लिए ये कॉन्फ़िगरेशन ले रखी है या फिर ये सेटिंग ले रखी है। हम जिस वैल्यू को डिस्प्ले नहीं कराना चाह रहे हैं सिंपली हम उसे इनएक्टिव कर देंगे। तो उसके लिए आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे एक्टिव बटन पे, उसका स्टेटस इनएक्टिव हो जाएगा और ये वैल्यू अब ड्रॉप डाउन में डिस्प्ले नहीं होगी। ठीक है, तो यही चीज़ इस पार्ट में हम इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप डायरेक्ट इस पार्ट को देख रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और एंगुलर CRUD नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट की है। वहाँ पे ऑलरेडी 9 वीडियो क्रिएट हो चुके हैं, तो आप सिंपली 1 से लेकर 9 तक की वीडियो को देखिए, फिर इसके बाद से इस पार्ट को कंटिन्यू कीजिएगा, जिससे आपको इस पार्ट में मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ या जो कोड लिखूंगा वो आसानी से समझ में आ जाएगा। और दोस्तों, आपकी शिकायत थी कि मैं जो CRUD ऑपरेशन में जो मैंने चीज़ें पढ़ाई हैं उसका कोड मैंने नहीं दिया है, तो आप परेशान मत होइए। इस पार्ट में और इस पार्ट के बाद मैं जितने पार्ट क्रिएट करूंगा उन सारे पार्ट्स के कोड गिटहब पे डिप्लॉय कर दूंगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और 1 से लेकर 9 पार्ट तक जो मैंने कोड लिखा है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में और अपने ड्रॉप डाउन को बाइंड करने का काम कर लेते हैं। तो मैं आता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड में और मुझे यहाँ पे कैटेगरी ड्रॉप डाउन को बाइंड करने के लिए कैटेगरी टेबल का डेटा चाहिए होगा। और सिंपली कैटेगरी टेबल का डेटा कहाँ से आएगा, वो हमारे आएगा कैटेगरी API से। और मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि जब भी आपको एंगुलर से API का डेटा गेट करना है तो आप यूज करेंगे एंगुलर सर्विस का, क्योंकि सर्विस के अंदर ही हमने HTTP क्लाइंट का यूज किया होता है। तो सिंपली हम सर्विस का यूज करके ही डेटा गेट कर लेंगे। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑलरेडी मैंने एक कैटेगरी सर्विस क्रिएट की है और ये कैटेगरी सर्विस सिंपली कॉल कर रही है कैटेगरी कंट्रोलर को। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मुझे यहाँ पे सारे मैंने API कॉल किए हुए हैं, ऐड कैटेगरी, अपडेट कैटेगरी, गेट ऑल कैटेगरी। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो गेट ऑल कैटेगरी फॉर DDL। यहाँ पे अगर आप एक चीज़ और ध्यान से देखेंगे तो अगर मैं एम्प्लॉय सर्विस के अंदर अपने कैटेगरी का डेटा गेट करने का कोशिश करता तो एक प्रॉब्लम ये होती, अगर मैंने 10 कंपोनेंट यूज कर रखे हैं या फिर मेरे पास 10 फॉर्म है और मैं सभी फॉर्म की सर्विस के अंदर जाकर कैटेगरी का डेटा गेट करने की कोशिश करूँगा तो मुझे उन 10 कंपोनेंट की सर्विस के अंदर अपना कोड लिखना होगा। लेकिन मैंने यहाँ पे एक रीयूजेबल सर्विस बना दी है कैटेगरी सर्विस, और इसी सर्विस को मैं सारे कंपोनेंट में इंजेक्ट कर लूँगा सिंपली और हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली आऊँगा एम्प्लॉई component.ts के अंदर और यहाँ पे मैं अपने कैटेगरी सर्विस को इंजेक्ट करूँगा। तो उसके लिए मैं सिंपली लिखूँगा प्राइवेट कैटेगरी, कैट सर्विस में कर देता हूँ और कैटेगरी सर्विस, मैंने कैटेगरी सर्विस को सिंपली इंजेक्ट कर लिया और इसी के हेल्प से हम अपने ड्रॉप डाउन को बाइंड करेंगे। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ सिंपली, जो डेटा हमें कैटेगरी सर्विस से आ रहा होगा ड्रॉप डाउन बाइंड करने के लिए, उस डेटा को होल्ड करने के लिए। तो मैंने सिंपली लिख लिया यहाँ पे कैटेगरी लिस्ट और इस सर्विस की हेल्प से अब मैं इस वेरिएबल में जो कि कैटेगरी लिस्ट है अपना डेटा फिल कर दूंगा, कैटेगरी का डेटा। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया ही है कि जब भी आपको डेटा इनिशियलाइजेशन का काम करना है तो आप उस काम को डिफाइन करेंगे ng on init के अंदर। तो सिंपली मैं लिखूंगा क्या, दिस डॉट कैट सर्विस डॉट गेट ऑल कैटेगरी फॉर DDL और इस फंक्शन को, इस मेथड को हम सब्सक्राइब करेंगे
इस फंक्शन को कॉल करने के लिए, और ये जो डेटा रिटर्न करेगा ये फंक्शन, उसको हम सिंपली एरो फंक्शन की हेल्प से गेट करेंगे। मैंने सिंपली कैटेगरी सर्विस के अंदर जो गेट ऑल कैटेगरी फॉर DDL फंक्शन था उसे कॉल किया है, और उस फंक्शन ने जो डेटा रिटर्न किया उसे मैंने इनिशियलाइज कर दिया इस वेरिएबल के अंदर कैटेगरी लिस्ट के अंदर। तो मैंने सिंपली दिस डॉट कैटेगरी लिस्ट के अंदर असाइन कर दिया डेटा को। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक एरर दे रही है गेट ऑल कैटेगरी की, तो ये कह रहा है एक्सपेक्टेड 1 आर्ग्यूमेंट। तो हम चल के देख लेते हैं कैटेगरी सर्विस के अंदर कि ये कौन सा आर्ग्यूमेंट है जो हमने डिफाइन किया है। तो मैं आता हूँ कैटेगरी सर्विस के अंदर, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे गेट ऑल कैटेगरी फॉर DDL एक पैरामीटर एक्सपेक्ट कर रहा है EMP ID की, जो कि मैंने मिस्टेकली डिफाइन कर दी होगी। तो मैं इसे रिमूव करता हूँ, और अब मैं वापस आता हूँ एम्प्लॉय कंपोनेंट डॉट TS के अंदर। हमारी एरर गायब हो गई, ठीक है। और जैसे ही मेरा ये पर्टिकुलर पेज एम्प्लॉय कंपोनेंट लोड होगा तो सिंपली मेरी एक API कॉल जाएगी जो कि ये है गेट ऑल कैटेगरी फॉर DDL, और ये डेटा लेकर आएगी। इस जो डेटा लेकर आएगी ये API, उस डेटा को मैंने सिंपली कैटेगरी लिस्ट में असाइन कर दिया है। अब इसी डेटा का यूज करूंगा मैं अपने ड्रॉप डाउन को बाइंड करने के लिए। तो मैं आता हूँ सिंपली एम्प्लॉय कंपोनेंट डॉट HTML के अंदर, और मैं सबसे ऊपर ही यहाँ पे एक फॉर्म डिफाइन करूँगा ड्रॉप डाउन को बाइंड करने के लिए। तो मैं इसी कोड को डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने इसका नाम दे दिया कैटेगरी। ये मैं बस आपको थोड़ा जल्दी हो जाए इसलिए सेम एम्प्लॉय फॉर्म पे ही कैटेगरी का यूज करके, ड्रॉप डाउन का यूज करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज जब आप अपने ड्रॉप डाउन को बाइंड करेंगे तो आप जहाँ पे जिस ड्रॉप डाउन की नीड होगी उसी के अकॉर्डिंग बाइंड करेंगे, ठीक है। तो मैंने इनपुट को रिमूव किया। सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगा एक सेलेक्ट कंट्रोल। इस कंट्रोल का मैं एक नेम दूंगा। मैंने इसका नेम सिंपली कर लिया कैटेगरी, और इस कंट्रोल की क्लास मैं डिफाइन करूंगा सिंपली फॉर्म कंट्रोल, ओके। और इस सेलेक्ट के अंदर मैं सिंपली पास कर दूंगा एक ऑप्शन को जो सिंपली कहेगा कि सेलेक्ट कैटेगरी, ठीक है। और इस ऑप्शन की वैल्यू मैं डिफाइन कर दूंगा सिंपली ब्लैंक। हम वापस आते हैं अपने ब्राउज़र में, और हम इस फॉर्म पे रिडायरेक्ट होंगे और देखते हैं कि हमें ये जो अभी डमी ड्रॉप डाउन है या फिर जिसमें अभी वैल्यू नहीं आ रही है वो कैसा डिस्प्ले होता है। तो मैं सिंपली ब्राउज़र में मैनुअली टाइप करूंगा क्रिएट एम्प्लॉय, क्योंकि इसी नाम से हमने अपनी राउट को डिफाइन किया फॉर्म को डिस्प्ले कराने के लिए। क्योंकि मैंने अभी कोई हेडर में या फिर नेविगेशन बार में मेनू का इस फॉर्म के लिए नहीं डिफाइन किया कुछ, इसलिए मैं मैनुअली यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ क्रिएट एम्प्लॉय। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अब आपको सेलेक्ट कैटेगरी नाम का एक ड्रॉप डाउन डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो यानी हमने जो सिंपल कोड लिखा था वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब हम आते हैं और अपने ड्रॉप डाउन के आइटम को या फिर ड्रॉप डाउन में जो वैल्यू डिस्प्ले करानी है उसे बाइंड करते हैं, ठीक है। तो मैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड में आता हूँ। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे डायनेमिकली जो यहाँ पे इस लिस्ट में कैटेगरी लिस्ट में जो आइटम्स आ रहे हैं उन्हें इस ड्रॉप डाउन में बाइंड करना है। मतलब हमारे कैटेगरी लिस्ट में मल्टीपल आइटम आ रहे होंगे, उन मल्टीपल आइटम को हमें इस सेलेक्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट में बाइंड करना है। तो जब भी आपको मल्टीपल काम या फिर इटरेटिवली काम करना हो तो सिंपली आप यूज करते हैं लूप का। तो सेम यही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ यूज करूँगा। मैं यहाँ पे यूज करूँगा फॉर लूप का। तो सिंपली मैं लिखूँगा ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन को मैंने क्लोज किया और मैं यहाँ पे यूज करूँगा स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव ng4 का। ng4 का सिंटेक्स सिंपली होता है लेट, फिर एक वैलिड आइडेंटिफायर, मैंने इसका नाम दे दिया कैटेगरी ऑफ उस लिस्ट का नाम जहाँ पे आपका डेटा पड़ा हुआ। तो हमारा डेटा पड़ा है कैटेगरी लिस्ट में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक फॉर लूप डिफाइन कर लिया। बस इस फॉर लूप के थ्रू जो हमें यहाँ पे कैटेगरी वेरिएबल मिला है इसी के अंदर हमारा पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या फिर पर्टिकुलर आइटम आ रहा होगा। तो इस कैटेगरी ऑब्जेक्ट से या वेरिएबल से हम अपने कैटेगरी को फेच करेंगे और उसे डिस्प्ले करा देंगे। तो मैं लिखूँगा सिंपली कैट डॉट कैटेगरी, ये वही नाम होगा जो आप अपनी API में डिफाइन करेंगे। तो सिंपली हम अपने API में देख लेते हैं कि हमने
कैटेगरी का नेम या फिर कैटेगरी की वैल्यू क्या ले रखी है वही वेरिएबल हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, अदरवाइज ये आपको एक्सेप्शन थ्रो करेगा। तो मैं आता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो में जहाँ पे हमने अपनी एपीआई और अपने क्लास को डिफाइन कर रखा है इस पर्टिकुलर कैटेगरी को सेव कराने के लिए। तो मैं विजुअल स्टूडियो में आ गया हूँ और यहाँ पे मैंने ये क्लास डिफाइन कर रखी थी किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए। तो ये नेम आपको डिफाइन करना होगा अपने अब किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के नेम को डिस्प्ले कराने के लिए, ठीक है। तो मैंने यही नेम डिफाइन कर रखा है अपने सिंपली किसी पर्टिकुलर कैटेगरी का नेम डिस्प्ले कराने के लिए, ये चीज़, ठीक है। अब हम आते हैं अपने ब्राउज़र में और देखते हैं कि हमें कैटेगरी डिस्प्ले हो रही है कि नहीं जो हमने डेटाबेस में सेव किया है। तो मैं ड्रॉप डाउन को एक्सपेंड करता हूँ। यहाँ पे मुझे 2 आइटम्स डिस्प्ले हो रहे हैं, वेजिटेबल और स्वीट। सिंपली मैं कैटेगरी लिस्ट में आता हूँ, ठीक है। और कैटेगरी लिस्ट में भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको 2 आइटम्स ही डिस्प्ले हो रहे हैं, वेजिटेबल और स्वीट के। अब मैं एक और आइटम क्रिएट करता हूँ। सिंपली मैंने इसका नाम दे दिया फ्रूट। मैंने सेव किया, हमारा ये फ्रूट नाम से कैटेगरी क्रिएट हो गया। मैंने ओके किया। अब हमारे पास कैटेगरी टेबल में 3 आइटम्स हो गए। मैं वापस आता हूँ अपने फॉर्म पे। अब ड्रॉप डाउन में मुझे 3 आइटम्स डिस्प्ले होने चाहिए। मैं सिंपली इस पेज को रीलोड करूँगा और अगर आप देखेंगे तो अब आपको फ्रूट भी डिस्प्ले हो रहा है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं कि कैसे हम एक फॉर्म पे सिंपली एंटर कर रहे हैं कोई वैल्यू और वो रिफ्लेक्ट हो रहा है दूसरे फॉर्म पे। तो जब हम रियल लाइफ प्रोजेक्ट का यूज करते हैं या फिर जब हम रियल लाइफ प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो वहाँ पे भी आप ऐसे ही आर्किटेक्चर को फॉलो करते हैं। वहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि आप हार्ड कोडेड कोई वैल्यू डिफाइन कीजिए किसी पेज पे या HTML पेज पे, या फिर अगर हम किसी यूजर को ये फंक्शनलिटी दे रहे हैं कि वो ड्रॉप डाउन में वैल्यू चाहे ऐड कर सकता है या फिर किसी और डिस्प्ले हो रही वैल्यू को इनएक्टिवेट कर सकता है, तो वो उसे डेटाबेस की क्या नॉलेज है। अगर आप मान लीजिए जो यहाँ पे ड्रॉप डाउन डिस्प्ले हो रहा है उसे किसी टेबल के थ्रू ही डिस्प्ले करा रहे हैं जिसका कोई पेज नहीं है, मास्टर पेज नहीं है, तो यूजर कैसे इस चीज़ को हैंडल कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा ना। तो इसलिए जब हम रियल लाइफ प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे यूजर को हम ये फंक्शनलिटी देते हैं कि वो सिंपली अपने ड्रॉप डाउन आइटम को ऐड कर सकता है या फिर किसी एडेड आइटम को इनएक्टिवेट कर सकता है। तो ये हमने अभी ड्रॉप डाउन को बाइंड करने का कोड लिखा है। अब सिंपली हम क्या करेंगे, हम एक्टिव और इनएक्टिव पे काम करेंगे। तो मैं आता हूँ इसके लिए अपने विजुअल स्टूडियो में। मेरा विजुअल स्टूडियो ऑलरेडी रनिंग में है तो मैं इसे स्टॉप करूँगा और मैं आता हूँ सिंपली अपने कैटेगरी कंट्रोलर के अंदर। और कैटेगरी कंट्रोलर के अंदर अगर आप देखेंगे तो मैंने सारे API डिफाइन कर रखे हैं, ऐड, गेट ऑल कैटेगरी फॉर ड्रॉप डाउन, गेट पर्टिकुलर कैटेगरी, अपडेट कैटेगरी। लेकिन मुझे एक्टिव और इनएक्टिव के लिए भी एक API बनानी होगी जिसके थ्रू मैं किसी पर्टिकुलर कैटेगरी को एक्टिवेट कर सकूं या डीएक्टिवेट कर सकूं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एक नई API क्रिएट करूंगा या एक नया एक्शन क्रिएट करूंगा, ठीक है। तो मैंने सेम ऊपर वाले अपडेट फंक्शन को ही कॉपी पेस्ट कर लिया है टाइम बचाने के लिए। मैं इस फंक्शन का टाइप डिफाइन करूंगा HTTP गेट। वैसे रूल क्या कहता है, जब भी आप कोई API क्रिएट कर रहे हैं और किसी एग्जिस्टिंग टेबल में चेंज कर रहे हैं तो आपको डिफाइन करना चाहिए जो एक्शन का टाइप है वो पुट। लेकिन यहाँ पे मैं गेट डिफाइन करूंगा, वो मैं अभी थोड़ी देर में बता दूंगा आपको कि क्यों मैं गेट डिफाइन कर रहा हूँ। और मैं इसका नाम सिंपली दे देता हूँ अपडेट स्टेटस, ठीक है। सेम यही नाम मैं यहाँ पे भी दे देता हूँ। और यहाँ पे कैटेगरी मास्टर ना आकर के सिंपली आएगी हमारी ID जो कि इंटीजर टाइप की होगी, ठीक है। और इस ID के थ्रू हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैटेगरी को फेच करेंगे। तो यहाँ पे ये कोड है कैटेगरी इन DB और सिंपली डेटाबेस से फेच कर रखा है कैटेगरी को। लेकिन यहाँ पे हमें कैटेगरी डॉट ID नहीं करनी है, सिंपली ID करनी है और उस कैटेगरी को फेच करना है जिसका इज डिलीट 0 हो, ठीक है। तो हमने जो ID पास हो रही थी हमारे एंगुलर एप्लीकेशन से उसके थ्रू किसी पर्टिकुलर कैटेगरी को फेच किया, उसे इस वेरिएबल में रखा, ठीक है। और इस वेरिएबल से हम क्या करेंगे, सिंपली कैटेगरी इन DB डॉट
इज एक्टिव को ये हमें चेंज करना है, ठीक है। अगर इज एक्टिव आपका 1 है, इसका मतलब आपकी पर्टिकुलर कैटेगरी एक्टिव स्टेट में है। अगर इज एक्टिव 0 है, मतलब फॉल्स है, तो इसका मतलब आपकी कोई पर्टिकुलर कैटेगरी इनएक्टिव है। तो हमें क्या करना है, अगर आपने ध्यान दिया होगा ब्राउजर में, तो जब मैं एक्टिव बटन पे क्लिक कर रहा था तो हमारी कैटेगरी इनएक्टिव हो रही थी, और जब मैं इनएक्टिव पे क्लिक कर रहा था तो हमारी कैटेगरी एक्टिव हो रही थी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे अगर जो मैंने ये कैटेगरी इन डीबी फेच किया है उसका मैं सिंपली इसी कोड को यहाँ पे कॉपी करता हूँ कि अगर जो मैंने कैटेगरी इन डीबी फेच किया डेटाबेस से उसका इज एक्टिव इक्वल टू 1 है, देन मैं करूँगा इसको 0, अदरवाइज करूँगा 1। मैंने यहाँ पे एक सिंपल सी कंडीशन लिखी है टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू कि अगर जो मेरा डेटाबेस में इज एक्टिव पड़ा हुआ है वो 1 है, 1 मतलब एक्टिव, मतलब डेटाबेस में अगर एक्टिव पड़ा है 1 तो मुझे उसे करना है इनएक्टिव, तो मैंने उसे कर दिया 0। अगर एक्टिव है तो मैंने उसे किया 0, और अगर यहाँ पे इनएक्टिव है मतलब 0 है तो मैंने उसे किया है 1। ये एक सिंपल सा टर्नरी ऑपरेशन की कंडीशन है, आपको मुझे उम्मीद है समझ में आ रही होगी, ठीक है। अगर आप इसी काम को करना चाहें तो इस कंडीशन से मल्टीपल लाइन में भी कर सकते हैं, वो चीज़ भी मैं बता देता हूँ कि अगर इफ़ हमने डिफाइन किया कैटेगरी इन डीबी, तो इफ़ मैंने लिखा कैटेगरी इन डीबी इक्वल टू 1 है, देन हम इसे चेंज करके कर देंगे कैटेगरी इन डीबी इक्वल टू 0, सॉरी इक्वल टू नहीं रहेगा, वो एक इक्वल टू रहेगा। मतलब अगर हमारी कैटेगरी इन डीबी इक्वल टू जो डेटाबेस में वैल्यू पड़ी थी वो 1 है तो हमने इसे अपडेट किया 0, एल्स अगर हमारी कैटेगरी इन डीबी डेटाबेस में पड़ी है 1 तो हम सिंपली इसे अपडेट कर सकते हैं 1, ठीक है। ठीक है, तो मैंने ये इतने लाइन का कोड बस एक लाइन में लिख दिया है, ठीक है। मतलब दोनों का एक है। अगर आप चाहें इसमें इस कोड में कंफर्टेबल हैं तो इस कोड को लिख सकते हैं, अदरवाइज अगर आप इस कोड में कंफर्टेबल हैं तो इस कोड को लिख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं इस कोड को कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो हमने अपनी स्टेटस को अपडेट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली अपने इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को कमिट करने के लिए या फिर सेव करने के लिए सेव चेंजेस को कॉल करूँगा और रिटर्न करा दूंगा कैटेगरी इन डीबी को। ये हमने अपना काम कर लिया किसी पर्टिकुलर स्टेटस को अपडेट करने का। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली कैटेगरी सर्विस के अंदर इस फंक्शन को या इस एपीआई को कॉल कर लेंगे। तो मैं आता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड में और मैं कैटेगरी सर्विस के अंदर हूँ अभी। सिंपली मैं इस फंक्शन को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि इस फंक्शन के अंदर एक आईडी पास की गई है, ठीक है। मैंने इसका नाम दे दिया, अपडेट कर दिया नाम को मैंने, अपडेट कैटेगरी स्टेटस, ठीक है। इसके अंदर भी कैटेगरी आईडी आ रही है आपकी। हमें गेट कैटेगरी बाई आईडी को नहीं कॉल करना है, हमें कॉल करना है अपडेट स्टेटस फंक्शन को। तो मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा अपडेट स्टेटस। बाकी हमारी कैटेगरी आईडी आ ही रही है। और यहाँ पे अगर आप एक चीज़ ध्यान देंगे तो मैंने HTTP गेट लिया हुआ है। इस एक्शन का टाइप वो इसलिए लिया हुआ है क्योंकि जब हम किसी पर्टिकुलर स्टेटस को अपडेट कर रहे हैं, किसी कैटेगरी के स्टेटस को, तो बस हमें आईडी की ज़रूरत पड़ रही है। और जब आप अपने किसी पर्टिकुलर एक्शन का टाइप डिफाइन करते हैं पोस्ट या फिर पुट, तो आपको एंगुलर में उस एक्शन को कॉल करने के लिए सेंड करना पड़ता है मॉडल को, या फिर पूरा ऑब्जेक्ट ही सेंड करना पड़ता है। अदरवाइज आप सिंगल आईडी को सेंड करेंगे तो वो आपको एक्सेप्शन थ्रो करता है। तो जब हमें एक सिंगल आईडी के थ्रू ही हमारा काम हो जा रहा है तो हमें पूरा ऑब्जेक्ट सेंड करने की क्या ज़रूरत है, नहीं है ना। तो सिंपली हमने उसी लिए एक आईडी को पास किया है और गेट इस एक्शन का टाइप डिफाइन किया है, ठीक है। वापस आते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। हमने अपने अपडेट कैटेगरी फंक्शन को डिफाइन कर लिया। इसी अपडेट कैटेगरी स्टेटस को हम कॉल करेंगे अपने कैटेगरी कंपोनेंट डॉट टीएस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे कैटेगरी कंपोनेंट डॉट टीएस है। मैं सिंपली एक फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ और मैंने इसका नाम दे दिया अपडेट कैट स्टेटस, ठीक है। इसके अंदर एक आईडी आएगी, इसका नाम मैंने कर लिया कैट आईडी, ठीक है। और मैंने ये फंक्शन डिफाइन किया
और अब मैं क्या करूँगा, सिंपली मैंने ऑलरेडी कैट सर्विस को इंजेक्ट किया ही है यहाँ पे इस कैटेगरी सर्विस के अंदर। ये देख सकते हैं आप, कैट सर्विस मैंने इंजेक्ट करी हुई है। तो इसी कैट सर्विस का यूज करके मैं अपडेट फंक्शन को कॉल कर लूँगा। तो मैंने लिखा दिस डॉट कैट सर्विस डॉट अपडेट कैटेगरी स्टेटस। ये स्टेटस एक आईडी को एक्सपेक्ट कर रहा है, तो ये आईडी मैंने पास की। मैंने इस फंक्शन को सब्सक्राइब किया सक्सेसफुली कॉल करने के लिए, डॉट सब्सक्राइब। ठीक है, ये सब्सक्राइब जब कॉल होगा तो ये कुछ डेटा रिटर्न करेगा। ठीक है, इस डेटा को मैंने सिंपली कंसोल में लॉग करा दिया। और मुझे अब क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना है। जैसे ये हमारा स्टेटस अपडेट हो और मुझे रिडायरेक्ट हो जाना है सिंपली कैटेगरी लिस्ट पे। तो जैसे मेरा सक्सेसफुल रिस्पॉन्स आया, मैं रिडायरेक्ट हो गया और कैटेगरी लिस्ट पे। ठीक है, तो हमने ये अपना कैटेगरी के स्टेटस को अपडेट करने के लिए ये फंक्शन डिफाइन कर लिया। और अब इसके बाद हम आते हैं कैटेगरी लिस्ट पे, जहाँ पे सिंपली बटन के क्लिक पे, इन बटन के क्लिक पे हम अपने फंक्शन को कॉल करेंगे। और ये हमारे बटन डिफाइन है कैटेगरी लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो सिंपली हम इन्हीं बटन के क्लिक पे अपने फंक्शन को कॉल कर लेंगे। तो मैं कैटेगरी लिस्ट के अंदर आता हूँ और फ्रेंड्स यहाँ पे एक मिस्टेक ये हो गई है कि ये फंक्शन जो है वो डिफाइन होना चाहिए था कैटेगरी लिस्ट के अंदर। मैंने गलती से कैटेगरी कंपोनेंट के अंदर ही डिफाइन कर लिया। तो कोई बात नहीं, हम सिंपली इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं कैटेगरी के अंदर। और यहाँ पे कैट सर्विस की जगह पे कैट सर्विस मैंने डिफाइन कर दिया। और सिंपली हम अपने रिडायरेक्ट नहीं होंगे लिस्ट पे, सिंपली हम जो गेट ऑल कैटेगरी नाम का फंक्शन है उसे यहाँ पे कॉल कर लेंगे, या फिर उसे फिर से लिस्ट को अपने बाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमारा ये कोड हमारे लिस्ट को बाइंड करता है। तो जैसे ही हमने स्टेटस को अपडेट किया, हमारी लिस्ट फिर से हम बाइंड करा देंगे। ठीक है, तो अब हम आते हैं कैटेगरी लिस्ट पे और बटन के क्लिक पे ये हम फंक्शन कॉल कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने सिंपली ये जो हमारे दोनों बटन हैं ये हमने पहले ही डिफाइन किए थे, एक्टिव और इनएक्टिव के। तो सिंपली मैं इन्हीं के क्लिक पे अपने अपडेट स्टेटस को कॉल कर लूँगा और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा सिंपली कैट डॉट आईडी को। ठीक है, और सेम यही फंक्शन मैं नीचे भी कॉल कर लूँगा। तो मैं एक्टिव बटन पे क्लिक करता हूँ। जैसा आप देख सकते हैं हमारे कंसोल में एक रिस्पॉन्स भी आया है। और यहाँ पे पहले बटन एक्टिव था, अब इनएक्टिव हो गया। मैं दूसरे बटन पे क्लिक करता हूँ, ये इनएक्टिव भी हो गया, ये भी इनएक्टिव हो गया है। मैं इनएक्टिव पे क्लिक करता हूँ, ये एक्टिव हो गया। अब हमारे लिस्ट में 2 एक्टिव रिकॉर्ड हैं और एक इनएक्टिव है, मतलब स्वीट और फ्रूट एक्टिव हैं और वेजिटेबल इनएक्टिव। तो इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए मैं आता हूँ अपने क्रिएट एम्प्लॉय फॉर्म पे और मैं अब एक्सपेंड करूँगा ड्रॉप डाउन। तो मुझे 2 रिकॉर्ड डिस्प्ले होने चाहिए, स्वीट और फ्रूट। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको स्वीट और फ्रूट ही डिस्प्ले हो रहे हैं। मैं तीसरे रिकॉर्ड को भी एक्टिव करता हूँ, तो यहाँ पे अब मुझे 3 रिकॉर्ड डिस्प्ले होने चाहिए। ठीक है, तो ये 3 रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है। तो ये आपने देखा कि कैसे हम डेटाबेस से डायनेमिक ड्रॉप डाउन बाइंड करते हैं। ठीक है, ये पार्ट अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।